हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 7th ऑफ सितंबर और 8th ऑफ सितंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और आपको पता होगा कि इसी तरीके से हम ये करंट अफेयर्स का शो आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोस को रोज देखना है पूरा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चलना है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैं बात करूं तो आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की वीडियोस जो कि आपके देखिए कंपिटिटिव एग्जाम्स जैसे बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लगातार बेसिस पर आपके लिए लेके आते हैं। तो आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शो को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यूनिसेफ टू लीड द ग्लोबल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। आपको पता होगा कि देखिए काफी सारी कंट्रीज जो है वो भी कोविड-19 के वैक्सीन पर काम कर रही है, और इसी बीच यूनिसेफ ने कहा है कि इट विल लीड द ग्लोबल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई। तो बेसिकली बड़े लेवल पर ये इन वैक्सीन को प्रोक्योर करके काफी सारी कंट्रीज के अंदर सप्लाई करेगी, खासकर जो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी लीडिंग द ग्लोबल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ऑल द कंट्रीज हैव सेफ, इक्विटेबल एंड फास्ट एक्सेस टू द इनिशियल डोजेज व्हेन दे आर अवेलेबल। तो देखिए जो भी कंट्री इसको देखिए सबसे पहले बनाने में अगर सक्सेसफुल होती है तो देखिए कोशिश यही रहेगी कि इसकी ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रोक्योरमेंट की जाए, इसको बनाया जाए, और वो कंट्रीज जो कि देखिए जहां पे मेडिकल अभी फैसिलिटीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहां पर उन कंट्रीज में भी इसको जल्दी से जल्दी इन डोजेस को दिया जाए। So this will possibly be the world's largest and fastest ever operation of its kind। यानी इतनी सारी कंट्रीज में इतने बड़े लेवल पर एक तो इन वैक्सीन को प्रोड्यूस करना और सप्लाई करना अपने आप में बहुत बड़ी टास्क रहेगी यूनिसेफ के लिए। और उन्होंने कहा है, और इसके अलावा भी देखिए अगर हम बात करें, सो यूनिसेफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल बायर ऑफ वैक्सीन फॉर डिसीजेज लाइक पोलियो एंड मीजल्स एंड प्रोक्योर्स ओवर 2 बिलियन डोजेज ऑन बिहाफ ऑफ नियरली 100 कंट्रीज ईच ईयर। तो मैंने आपको जैसा बताया, जितनी भी जो लो लेवल या मिडिल इनकम वाली कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये बड़े लेवल पे पहले तो ये प्रोक्योर करते हैं वैक्सीन को, और फिर बाद में वहां पर सप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पोलियो और मीजल्स का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भी ये कह रहे हैं कि ये लीड करेंगे। तो जो भी कंट्रीज में सक्सेसफुल होती है तो उसको बड़े लेवल पे पहले प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद प्रोक्योर करके उन कंट्रीज में सप्लाई किया जाएगा उन डोजेस को। ठीक है, अगर बात करें यूनिसेफ की, तो देखिए यूनिसेफ इज अमंग द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल एंड वाइड स्प्रेड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड विद प्रेजेंस इन ओवर 192 कंट्रीज। तो बहुत बड़ी प्रेजेंस है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के अंदर इनकी। तो बस कोशिश यही रहेगी इनकी कि एक बार जो भी कंट्री इसमें सक्सेसफुल रहती है, खासकर जैसे ऑक्सफोर्ड इसमें काफी आगे लीड कर रही है, इंडिया भी देखिए इसमें काफी हद तक अभी तक जितने भी इसके फेजेस चल रहे हैं, ठीक है ना, वो अभी तक तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिले। तो उम्मीद है इंडिया भी इसमें बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लेगा। तो जो भी खैर कंट्री इसमें सबसे पहले सक्सेसफुल होती है, फिर उन डोजेस को बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करके सभी कंट्रीज में सप्लाई करेगा। और इसमें यूनिसेफ जो हमने कहा, इट विल लीड द ग्लोबल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, कल आपने सुना भी हो सकता है इसके बारे में, कि इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट इंडिजीनियस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो बेसिकली है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। सो इन अ हिस्टोरिक मिशन इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HSTDV। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ जाइंट लीप इन इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंड विद दिस मिशन DRDO has demonstrated capabilities for highly complex technology that will serve as the building block for next generation hypersonic vehicles in partnership with industry। तो बेसिकली आपको पता होगा, कई टाइम से मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी अभी तक हम डिफेंस टेक्नोलॉजी लेते हैं वो ज्यादातर हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते आए हैं। ठीक है ना, तो कोशिश इंडिया की हमेशा से रही है कि इंडिजीनियसली सभी चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि हमें बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंस कम हो। ठीक है ना, आपको पता है देखिए इस पे सबसे ज्यादा जो इंडिया का खर्च आता है वो देखिए इन्हीं तरीके के डिफेंस के इक्विपमेंट्स को परचेज करने पे आता है। तो कोशिश यही है कि जैसे DRDO हो गया या बाकी के जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया के अंदर, वो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें ताकि हमें बाहर पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो एक बड़ा हम कह सकते हैं सक्सेसफुल है इंडिया के लिए, जो ये सक्सेसफुली जो इंडिया ने लॉन्च किया है HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कांग्रेचुलेट किया है DRDO की टीम को फॉर सक्सेसफुली टेस्टिंग द HSTDV व्हीकल यूजिंग इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल इंडिया में भी बनी हुई ये पूरी टेक्नोलॉजी है, और इसी तरीके से देखिए DRDO लगातार काम कर रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम काफी सारी चीजों पे डिफेंस टेक्नोलॉजी पे खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो और हमें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट ना करना पड़े। क्लियर है।
तो आप देख सकते हैं उसके विजुअल्स जब इसको लॉन्च किया गया था इस व्हीकल को। आगे बात करते हैं वोडाफोन आइडिया। आपको पता है ये एक बहुत ही पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी है, उसने अपने आप को रिब्रांड किया है और जिसने अब अपना लोगो रखा है वो है वी आई। वी स्टैंड फॉर वोडाफोन और आई स्टैंड फॉर आइडिया। तो भी आपको इसका लोगो भी दिखा दूंगा जिन्होंने अनवील किया है नया लोगो। सो वोडाफोन आइडिया अनाउंस्ड इट्स न्यू यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी बाय रीनेमिंग ऑल इट्स प्रोडक्ट अंडर अ न्यू नेम एंड लोगो वी आई, जिसकी अनाउंसमेंट है खुद जो इस कंपनी के एमडी और सीईओ है रविंदर टक्कर, उन्होंने करी है। अगर बात करें वोडाफोन आइडिया मूव कम्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक अलाउड द टेलीकॉम कंपनीज टू स्टैगर देयर पेमेंट्स ऑफ द एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू यानी एजीआर ड्यूज ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। देखिए वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का देखिए काफी अमाउंट जो है इनको गवर्नमेंट को देना था, अराउंड 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है ये अमाउंट, अगर दोनों का अगर हम कंबाइन करके मैं आपको बताऊं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का। और इस वक्त जो देखिए इनकी सिचुएशन है, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इतना पैसा भी दे पाते। और यहाँ तक भी बात हुई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनको इस तरीके की ये राहत नहीं देता 10 साल का, तो इनको हो सकता है इस कंपनी को ऑपरेशंस को यहाँ पे इंडिया में बंद करना पड़ता। बट क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का टाइम दिया है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने ये नया मतलब एक तरीके से पूरी अपनी रिब्रांडिंग की, अपने लोगों को एक नया लेके आए हैं। अगर बात करें द रीब्रांडिंग ऑल्सो कम्स एट अ टाइम व्हेन वोडाफोन आइडिया हैज सीन इट्स यूजर बेस फॉलिंग फ्रॉम 408 मिलियन व्हेन द मर्जर टुक प्लेस टू 280 मिलियन एट द एंड ऑफ जून 2020। तो आप देख सकते हैं लगातार इनका जो मार्केट, जो इनकी स्पेस है, यानी जो लोग इनका वोडाफोन आइडिया का सिम यूज करते हैं, वो लगातार जब मर्जर हुआ था वोडाफोन और आइडिया का उस वक्त जो है इनके 408 मिलियन यूजर्स हुआ करते थे और आज घट के 280 मिलियन रह गए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं हम बात करें, चाहे वो रिलायंस का जो जियो है या इसके अलावा एयरटेल, उनका जो है मतलब इनसे वोडाफोन आइडिया से हटके वो उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनको लगातार इससे घाटे पड़ रहे थे। और अब जो है क्योंकि 10 साल का सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें टाइम दिया है अपने एजीआर के ड्यूज को पे करने का, तो अब जो है वोडाफोन आइडिया ने अपना दोबारा से बिल्कुल एक तरीके से रिब्रांडिंग करी है। आप इसका लोगो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इन्होंने नया लोगो अपना लॉन्च किया है वोडाफोन आइडिया ने। क्लियर है। आगे बात करते हैं 35th FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यानी APRC, वो देखिए अभी रिसेंटली हुई है कंडक्ट। तो इसके बारे में बात करते हैं, ये क्यों कंडक्ट की गई है और किसने इसे इस बार चेयर किया है। सो द 35th सेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यानी APRC वाज हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट ड्यू टू द ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक। और इस बार इस कॉन्फ्रेंस को किसने चेयर किया है, जो इसकी होस्ट कंट्री है भूटान ने। अगर बात करें द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन रीजनल प्रायोरिटीज एंड इश्यूज सच एज कोविड-19, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो ये मेन एजेंडा थे बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस के। अगर बात करें इंडिया की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है यानी परषोत्तम रूपाला, उन्होंने देखिए इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अगर बात करें जो रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है ये 2 साल में एक बार होती है और पहली बार ये बेंगलोर के अंदर हुई थी इंडिया में 1953 के अंदर। तो ये 35th एडिशन है इस कॉन्फ्रेंस का। और मैंने आपको बताया इस बार जो मेन फोकस क्या था, बेसिकली एक तो कोविड-19, इसके अलावा जो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर है, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। और इंडिया की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर ने रिप्रेजेंट किया इसको। और हर 2 साल में ये कॉन्फ्रेंस होती है और पहली बार ये बेंगलोर इंडिया के अंदर ही हुई थी 1953 के अंदर। तो आप उसके विजुअल्स को देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहले की जब इसे देखिए स्टार्ट हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, उसके विजुअल्स है। और आखिरी आज का हमारा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो कि देखिए हम आज ही के दिन हर साल 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और आपको पता है लिटरेसी क्यों जरूरी है, यानी साक्षरता, आपका पढ़ा लिखा होना, ठीक है। आपको पता है कहीं ना कहीं ये हमेशा हमारे पूरी लाइफ में हमें हेल्प करता है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो, ठीक है। चाहे वो नौकरी लेने में या कहीं भी आप जाते हैं, एट एनी फेज ऑफ योर लाइफ आपको ये काफी हेल्प करता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8th सितंबर एवरी ईयर टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी एंड रेज अवेयरनेस फॉर लिटरेसी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर बात करें अभी रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने एक सर्वे भी रिलीज किया जिसके तहत केरला एक बार फिर से मोस्ट लिटरेट स्टेट के तौर पे आया है, जिसकी लिटरेसी रेट अगर हम बात करें तो 96.2%, यानी हर 100 में से 96.2% जो लोग हैं वहां पे पढ़े लिखे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में बिल्कुल नीचे पे रहा है। अगर बात करें इस बार का जो मेन फोकस है, जो थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, वो क्या है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। आपको पता है देखिए कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि खासकर जो इंडिया में भी अगर मैं बात करूं, जो विलेज के एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, वहां पे जो है एजुकेशन को पहुंचा पाना अपने आप में काफी इशू है, क्योंकि एक तो ना तो वहाँ इतनी इंटरनेट कनेक्टिविटी है और ना ही लोग के पास इस तरीके के मोबाइल और इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे लिटरेसी को बनाए रखना, ठीक है।
अगर बात करें, ये पहली बार जो है 26 अक्टूबर 1966 के अंदर इसे डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने 14th सेशन ऑफ द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में कि इस तरीके से इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाए। क्लियर है। और पहली बार 1967 में ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया गया था और इसे पास कब किया गया था 26 अक्टूबर 1966 को एट द 14th सेशन ऑफ द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। और इस बार का थीम मैंने आपको बताया लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेस जितनी भी मिडिल इनकम कंट्रीज है उसके लिए इस टाइम पे सभी तक एजुकेशन को पहुंचा पाना। क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं तक्षशिला लर्निंग, अगर आप बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम आपको 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड करते हैं ब्रिलियंट 50 बैच के तहत। और अपार्ट फ्रॉम इट हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं ताकि आप अपने डाउट्स को रियल टाइम बेसिस पे सोल्व करा पाएं। व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करते हैं ताकि आप इंडिविजुअली हर एक एस्पायरेंट के लिए, ताकि वो फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर पाए। और बाकी टेस्ट सीरीज ई बुक्स तो मिलती है। तो आप वेबसाइट जरूर विजिट करें और आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।